जब हमने लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था, दोस्त वर न्यू उनको थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट लगेगा, बट कोई बात नहीं, आफ्टर द क्लास वील वाइंड इट अप। थ्योरेटिकली मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, थ्योरेटिकली मैं ज्यादा एम्फोसाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि थ्योरी जो है हमारे प्रैक्टिकल चैप्टर का बेस है। whenever I have to quote any reason, I'll refer these theoretical chapters कि देखो चैप्टर वन में पढ़ा था, दैट इज द रीजन, चैप्टर टू में पढ़ा था, इट इज द रीजन। तो तीन चैप्टर आपके पास है 11th के, चैप्टर वन, चैप्टर टू और चैप्टर थ्री। दे आर द बेस ऑफ योर सब्जेक्ट थ्रू आउट योर लाइफ। ये चैप्टर आपके पूरे सब्जेक्ट का बेस बनाएंगे। तो चैप्टर वन के नोट्स आपके पास हैं, टू के नोट्स आपके, थ्री के भी मैं दूंगा। ठीक है, बुक से पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसके बाद फिर हमारा प्रैक्टिकल काम शुरू हो जाएगा। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी इन योर स्कूल टीचर सिर्फ चैप्टर टू बेसिक अकाउंटिंग टर्म से पढ़ाना शुरू करे और सीधा जनरल लेजर और बाकी अकाउंटिंग क्वेश्चन की तरफ चले जाए। ठीक है, या देर इज अ पॉसिबिलिटी कि दे विल स्टार्ट विद चैप्टर वन, फिनिश इट ऑफ इन टू क्लासेस, थ्री क्लासेस, या फिर 2 दिन में, और फिर आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन माई अप्रोच चैप्टर वन टू थ्री एंड देन विल डू द प्रैक्टिकल, क्योंकि आई हैव टू डेवलप अ साउंड बेस फॉर ऑल ऑफ यू। दो योर टीचर्स आर गोइंग टू डू दैट, लेकिन उनके पास लिमिटेशन होती है सिलेबस को तेज भगाने की। मेरे पास भी कोई लिमिटेशन नहीं है, मुझे अगर सिलेबस तेज भगाना होगा तो उससे बढ़िया मैं क्लास बड़ी कर लूंगा। इंस्टेड ऑफ हैविंग 1 आवर क्लास, आई विल मेक इट 1.5 आवर क्लास। हो जाएगा काम आराम से। सो इज दैट क्लियर? एंड आफ्टर द क्लास आप में से कुछ लोगों का नाम मेरे पास नहीं है, तो मुझे वो लिखते जाएंगे। तो हमने अब हम यहाँ पर आए थे, अगर आपको ध्यान होगा तो पिछली क्लास में अकाउंटिंग इज एन आर्ट और साइंस हमने डिस्कस किया था क्या? किया था? नहीं किया था, उसको डिस्कस करते हैं पहले। ठीक है, देखिए, ये होता है बेसिकली व्हाट इज द नेचर ऑफ अकाउंटिंग। आप पेज खोल लीजिए, इट इज ऑन विच पेज, देखिए जरा आपके नोट्स का। 10 पेज पे होगा ये, दिख जाएगा। 9, हाँ 10 पेज पे आपका। कोई भी फील्ड आर्ट है, उसको समझने के लिए क्या होना चाहिए? एनीवे चलो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। पता नहीं आप लोग उसे समझे ना समझे, म्यूजिकल नोट्स होते हैं, और बहुत पुरानी मूवी आई थी, अ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। शाहरुख खान उससे स्टार बने थे। याद है किसी को? काजोल शाहरुख खान की है ना? नहीं, उससे पहले बने थे। भाग सिमरन भाग, उस आइकॉनिक रेल का सीन जो होता है, उसके बाद तो बहुत सारी। अगर ये आज का जमाना होता तो मीम्स बनते इस पे अच्छे खासे। उस जमाने में मीम्स होते नहीं थे, चलता था। तो जो जो मतलब ट्रैक है गाने का, उसको लता मंगेशकर और कुमार शानू ने गाया है। तो जो कुमार शानू गाता है, बड़ी प्लेन आवाज में गाता है, मेरे पास टाइम नहीं हो रहा मैं गाना सुना। तो लता मंगेशकर जो गाती है तो ऐसी आवाज जाती है, ऐसे ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है। दैट शोज जो सिंगर है वो क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। कुमार सानू गाता है प्यार होता है दीवाना सनम, ऐसे गाना गाता है वो। और लता मंगेशकर गाते हैं प्यार होता है दीवाना सनम, ऐसे करके। तो नोट गाने का बच्चा कभी घर पर यूट्यूब में गाने को जरा सुनना, आपको समझ में आएगा। सी द डिफरेंस। एन आइकॉनिक सिंगर, एंड वो कुमार शानू वाज आल्सो एन आइकॉनिक सिंगर, लेकिन जो नोट उसने लिए, प्यार होता है दीवाना सनम जब गाना गाया, ऐसे ऐसे सीधा गया। लेकिन जब लता मंगेशकर ने गाया तो क्या हो, प्यार होता है दीवाना सनम ऐसे करके गाया, और नोट ऐसे ऊपर से होके नीचे गए। वहां डिफरेंस पता चलता है कि कौन बंदा, गाना तो स्किल है ना, लेकिन एक बंदे ने क्या करा, अपनी स्किल को ऑर्डिनरी तरीके से प्रेजेंट करा, और एक ने वेरिएशन के साथ प्रेजेंट करा। हाँ जी, दीदी से नोट्स ले लीजिए। इधर रुके। तो क्या हुआ फिर, जब हम बोल रहे हैं आर्ट, एक म्यूजिक डायरेक्टर का, एक म्यूजिक के जो गुरु हैं उसके स्टूडेंट्स तो बहुत सारे होते हैं। अच्छा, कथक बिरजू महाराज थे, है ना? ऐसे ऐसे करके कानों में हाथ लगाते हैं बिरजू महाराज। उनके कितने सारे स्टूडेंट्स थे जो कि नेशनल इंटरनेशनल पे लेवल पे चले। पर क्या बिरजू महाराज ने 10 12 15 लोगों को कथक सिखाया होगा? पूरी इंडस्ट्री को सिखाया। लेकिन उनसे सीखे वैसे लेजेंड कौन बने? बहुत थोड़े लोग बने। तो क्यों ऐसा होता है कि एक ही टीचर सिखा रहा है, मैं, और क्लास 12th में देर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू गेट 100 मार्क्स, एंड देर आर स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू बी गेट 50 to 55 मार्क्स। अब मैं रियलिटी बोल रहा हूँ। अब अभी मेरे पास दूसरी तीसरी क्लास में बैठे हैं, बट दिस हैपेंस। अभी इस साल रिजल्ट आएगा, आपको पता चल जाएगा। मेरे स्टूडेंट 100 भी लाएंगे, और उसी बैच के स्टूडेंट 57 58 60 तक भी जाएंगे। क्या फर्क है? प्रैक्टिस का फर्क है ना? आप स्किल को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं और कैसे उसको मटेरियलाइज कर रहे हैं।
तो जब हम बोलेंगे अकाउंटिंग साइंस है या आर्ट है, तो पहले समझिए ये फर्स्ट 2 पॉइंट जो हमारे पास हैं, ये हम डिस्कस कर रहे हैं आर्ट्स के बारे में, और ये दोनों पॉइंट जो हम किसके डिस्कस कर रहे हैं, आपको एग्जाम में 1 2 3 4 करके नहीं लिखना है। ठीक है, आप ये हटा दीजिएगा, इसको यहाँ से हटा दीजिए, समझाने के लिए मैंने करा है, हट जाएगा यहाँ से। आर्ट मीन अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जिसमें स्किल चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। आपने देखा होगा ना, गायक लोग क्या करते हैं, रियाज करते हैं। डांसर लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। वो भी इसका अंग्रेजी मतलब उर्दू तर्जुमा जो होता है उसे रियाज बोला जाता है, प्रैक्टिस करते हैं। डांस कैसे सीखेंगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। काउंटिंग में भी क्या होता है, बार बार, लाइक मैथमेटिक्स, वी हैव टू डू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है, अब आपके सीनियर बैठे हैं यहाँ पर, इनकी क्लास अभी भी खत्म हुई है, ये बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो शुरू से लेके चल रहे हैं। तो क्या है, आर्ट एक सिस्टमेटिक बॉडी है, जो कैसे, जिसमें क्या चाहिए, स्किल चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए। मान लिया हमने बात, ठीक है। काउंटिंग आर्ट है, कौन सी वाली आर्ट है, रिकॉर्ड करने की है, क्लासिफाई करने की, समराइज करने की, किसको, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को। ठीक है, और उससे हम क्या निकालते हैं, फंड निकालते हैं, क्या, फाइनेंशियल पोजीशन निकालते हैं। काउंटिंग अपने में क्या बन जाती है, आर्ट बन जाती है। पहले लिखा कि आर्ट की क्या फीचर है, फिर अकाउंटिंग उसको फुलफिल कर रही है, हाँ जी फुलफिल कर रही है। मैंने बोला ना आपसे कि अगर कोई एक व्यक्ति ऑर्डिनरी नॉलेज का है, उसे अकाउंटिंग सिखाई जाएगी तो वो अकाउंटेंट बन जाएगा, और फिर उसे वो यूज करे। ठीक है भाई। अ, बारी आई साइंस की। साइंस क्या है, सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। ठीक है जी, बेस्ड ऑन लॉजिकली ऑब्जर्वेशन, फाइंडिंग्स, फैक्ट्स, इवेंट एंड स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स। ठीक, क्या अकाउंटिंग में ये है, जी हाँ, अकाउंटिंग साइंस है, क्योंकि ये भी क्या है, ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, बेस्ड ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स हैं एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। भाई साइंस के तो प्रिंसिपल्स ही है ना सारे के सारे, अकाउंटिंग के भी प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स आर रिलेटिंग टू ह्यूमन बीइंग्स, और साइंस के प्रिंसिपल्स आर रिलेटिंग टू मैटर एंड मटेरियल। फिजिक्स केमिस्ट्री के प्रिंसिपल किससे रिलेटेड है, मैटर मटेरियल से रिलेटेड है। तो साइंस जो है और आर्ट्स जो है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ क्या बनता है, हमारा अकाउंटिंग बनता है। तो अगर क्वेश्चन है अकाउंटिंग इज साइंस और आर्ट, तो आप बोलेंगे दोनों है, क्योंकि इसमें आर्ट के भी लक्षण दिखते हैं और किसके, साइंस के भी दिखते हैं। तो हमने कंक्लूडिंग लाइन क्या दी कि वी कैन से दैट अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। दिस इज फाइन विद यू। ठीक है जी, एक टॉपिक हमारा और पूरा हुआ। 1 से 3 नंबर का आ सकता है क्वेश्चन आपके पास, अगर अगर थियोरेटिकली कभी आया तो। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखना आप लोग, एग्जाम में आपको थ्योरी पढ़ के जानी है। आपके सीनियर से हर बैच में यही कहानी होती है, क्या, एग्जाम से पहले, सर थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो। तो मैं कहता हूँ थोड़ी थोड़ी पढ़ के चले जाया करो थ्योरी को। आगे चलें। अक्षिता, इज दैट ओके विद यू, जो देख कह रहे थे हम लोग उसको, दिख रहा है। Yes, sir. Yes, sir. आइए देखें जरा। अब बारी आती है किसके, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है। तो जो भी अकाउंटिंग हम पढ़ने जाएंगे वो 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक है डबल एंट्री सिस्टम, जो पूरी लाइफ आप पढ़ेंगे, 11th में पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे, हर जगह पढ़ेंगे आप। ठीक है, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, क्या क्या है। एक है डबल एंट्री सिस्टम, जिसमें क्या होता है, हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट है। न्यूटन का एक लॉ था ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहाँ भी अकाउंटिंग में, जैसे मान लो आई एम सेइंग परचेज गुड्स फ्रॉम सरन्या। ठीक है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, मैंने सामान खरीदा, मेरे पास गुड्स आई, और मैंने अगर कैश में खरीदा, मेरे पास से पैसा चला गया। एक एस्पेक्ट क्या हुआ, गुड्स आई, दूसरा एस्पेक्ट क्या हुआ, पैसा चला गया। ठीक है, थिंक फ्रॉम सारण्यास पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, मैंने गुड्स बेची तो सारण्य ने क्या करी, खरीदी, तो सारण्य के पास क्या आया, गुड्स आई, उसके पास से पैसा चला गया। वैसा वर्षा, मैंने खरीदा तो सारण्य ने बेचा, सारण्य ने बेचा तो इसके पास से गुड्स चली गई, उसके पास पैसा आ गया। एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 इफेक्ट्स, और उसके लिए हम शब्द यूज कर सकते हैं डेबिट और क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट क्या होता है, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, टर्मिनोलॉजी अकाउंटिंग की। ठीक है, ये हमने बोला क्या, डबल एंट्री के अंदर क्या होता है, बोथ, बोथ दिख रहे हैं ना, डेबिट एंड क्या, क्रेडिट एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग आर रिकॉर्ड करे जाते हैं, डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, और हर ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। ये डेबिट वाला एस्पेक्ट और क्रेडिट वाला एस्पेक्ट हम कैसे पहचानेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, जब हम अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स पढ़ लेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन एक चैप्टर और कर लेंगे, फिर एक चैप्टर आता है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, तब हम पढ़ेंगे उसके अंदर कि कैसे पढ़ें। और जब हम अकाउंटिंग की वाकई रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं ना, तो पहले हम जर्नल से शुरू करते हैं।
तो जनरल से पहले हम रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, एक इंट्रोडक्शन बस ऐसा छोड़ रहे हैं। तो डेबिट क्रेडिट कोई चीज एग्जिस्ट करती है, ठीक है, पढ़ेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म में, और यूज करेंगे वो जो चैप्टर है रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट का, जहां से हमारा प्रैक्टिकल बिल्कुल टेक ऑफ लेगा। आगे चलो देखिए जरा, जैसे हम बोल रहे हैं क्या, कि अगर हमने कैश परचेजेस करी है गुड्स की, तो क्या हो गया, गुड्स आर रिसीव्ड एंड इन रिटर्न कैश इज पेड। तो इनमें से एक एस्पेक्ट डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा। लेकिन कैसे डिसाइड करेंगे डेबिट क्रेडिट होगा, वो हम रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में पढ़ेंगे, अभी नहीं है। अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, कि ये हम पढ़ने वाले हैं आगे। अच्छा, कोई भी ट्रांजेक्शन अगर होगी तो क्या होगा, दो अकाउंट इफेक्ट होंगे उसके, ठीक है। मान लिया अगर हमने बिल्डिंग खरीद ली कैश में, तो क्या होगा, बिल्डिंग एक अकाउंट होगा और एक कैश अकाउंट होगा। और मान लो अगर हमने गुड्स खरीद ली क्रेडिट में, तो क्या होने वाला है बताइए। सपोज आप मार्केट जाते हैं, आपकी मम्मी कहते हैं ग्रोसरी के आइटम लेके आइए, और आपको 5,000 पकड़ा दिया। लोकल ग्रोसरी शॉप वाला जो आपकी मम्मी पापा को बचपन से जानता है, इसने क्या करा, सामान 6,000 का बना, तो 5,000 का सामान तो आप कैश लेके आ गए, 1,000 का सामान तो आपका क्रेडिट में हो गया। कैश को तो किनारे कर लीजिए, पैसा गया और सामान आया। क्रेडिट का क्या टू इफेक्ट होगा बताइए। गुड्स आई, वन इफेक्ट, और हमारा क्या, हमारे क्या, क्रेडिटर बढ़ गए। कौन बढ़ गए, क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होते हैं, जो हमें सामान उधार देते हैं, किस पर, क्रेडिट में। तो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, उसके बारे में डिटेल में। अभी तो सिर्फ आपको हिंट दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ हम बोल रहे हैं क्या, ये कौन सा सिस्टम है, द सिस्टम इन विच विच रिकॉर्ड्स बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजेक्शन। उसे क्या कहते हैं, डबल एंट्री कहते हैं। डबल एंट्री सिस्टम, ये वाई मीटर का अपने नोट्स में भी ठीक कर लीजिए, डबल एंट्री सिस्टम। और ये साइंटिफिक और कंप्लीट सिस्टम माना जाता है हमारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कंपनीज एक्ट, और ये सारी की सारी अपने में करेक्शन कर लीजिएगा इसको, डबल एंट्री है ये, नोट्स में करेक्शन कर लो। डबल एंट्री सिस्टम, उसको साइंटिफिक और कंप्लीट सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। अब इससे डबल एंट्री क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उन पर 3 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि जो शुरू के टेस्ट होंगे ना आपके, थ्योरी ज्यादा पूछी जाएगी, और प्रैक्टिकल क्योंकि पढ़ाया नहीं होगा तो शायद कम पूछा जाए। बट वन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जो भी चैप्टर आपके स्कूल में चलेंगे मुझे बताएंगे कि हमारे स्कूल में ये चल रहा है। कई बार क्या होगा, आपके स्कूल में कोई दूसरा टॉपिक चल रहा होगा, हम दूसरा करा रहे होंगे, मैंने बोला ना, फिर उसके लिए आप मेरे साथ अलग से बैठेंगे, उसको अलग अलग करके चलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि मेरे स्कूल में जो चैप्टर आ रहा है मुझे पता है, जब अगले दिन टेस्ट होने वाला हो, सो आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू आउट। इसका ध्यान रखेंगे, ठीक। फीचर्स लेके चल रहे हैं हम लोग डबल एंट्री सिस्टम की। हमने बोला कि कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन ये क्या करता है, मान के चलता है, दिस इज फर्स्ट फीचर, ठीक। और फिर बोले हम क्या, इसके टू फोल्ड एस्पेक्ट्स होते हैं। हर ट्रांजेक्शन के क्या होंगे, दो एस्पेक्ट्स होंगे। ये भी इसकी फीचर है भाई। तो एक चीज और बता दूं मैं आपको, बहुत, मैं जब पोस्ट ग्रेजुएशन भी नहीं करी थी तब तक मुझे समझ में नहीं आता था कि फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या डिफरेंस होता है। कैन एनीबॉडी टेल मी द डिफरेंस बिटवीन फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, बताइए, कोई भी बताइए, पीछे से, पीछे वाली पूरी लाइन। अच्छा चलो ठीक है, बताइए, कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, विच इज द ब्रॉडर टर्म, फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स। चलो मैं एक एग्जांपल से लेके चलता हूँ, अक्षता सुन रही होंगे आप भी शायद ऑनलाइन में, ध्यान से सुनिएगा। यस सर। हाँ, स्टेडियम है, 30,000 लोग हैं इसमें, आपने देखा होगा ना। और सरदार सरदार नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है, अपने नाम पे बना दिया उन्होंने अहमदाबाद में, उसमें कितने लोग बैठ सकते हैं, 1 लाख, इतने, 1 लाख से ज्यादा, 1,20,000 लोग वहां बैठे हुए हैं, ठीक है। व्हाट्स योर नेम, अरहान। अब अनाउंसमेंट होता है कि भाई अरहान जो भी है वो जरा आ जाए पवेलियन एंड पर, और वहां उसके पेरेंट्स इंतजार कर रहे हैं। पता चला 1,20,000 में 200 अरहान निकल कर आ गए, क्वाइट पॉसिबल, ठीक है जी। कैसे पहचानेंगे, अब बताइए ना, कैसे पहचानूंगा मैं अरहान कौन है 200 में से। सरनेम, क्या नाम है, अरहान गुप्ता, 50 और आ गए, आप बोल कैसे करूंगा मैं। हाँ, शर्ट का कलर, पता चला 20 ने और सेम शर्ट पहन रखी है, आप बोल क्या करूंगा। पापा का नाम, मम्मी का नाम, पता चला 15 और आ गए। देर इज अ पॉसिबिलिटी। अरे जब एक बड़ा एग्जाम होता है ना, पापा का नाम, मेरे स्कूल में ही 3 बच्चे क्लास में, पापा का नाम सेम, मम्मी का नाम सेम, बंदे का नाम सेम, ठीक है। लक्ष्य 1, लक्ष्य 2, लक्ष्य 3 करके बोलते थे हम लोग, लोगों की तो डेट ऑफ बर्थ भी सेम थी।
ये हाल हो जाता है। जबकि तो छोटा सा स्कूल है मेरा, सिर्फ 8,500 बच्चा पढ़ता है। जो भी है, जो भी है, जो भी है, समझिए बात को, देखिए। अब जब 8,500 बच्चों में ये तीन तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो बाकी में क्यों नहीं होगा? ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं? हाउ विल यू फाइंड आउट अरहान गुप्ता को इन अ स्टेडियम? फिजिकल कैसे? 5 फुट 8 इंच, 12 निकल आए 5 फुट 8 इंच वाले, बोलो। हल्की दाढ़ी वाले 10 और निकल आए। ठीक है, तो जरा समझिए। नाम, पापा का नाम, ठीक है, हाइट, ये सब की बात जो हम कर रहे हैं, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है। लेकिन मोस्ट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसे फीचर बोलते हैं, जिसके बिना हम उसे सोच ही नहीं सकते हैं। जैसे अगर मैं किसी व्यक्ति को बताऊं कि चेयर क्या होती है, क्या बोलोगे तुम? चेयर क्या होती है? 4 पैर वाली? अगर भाई सोफा भी होता है, डाइनिंग टेबल भी होती है। कैसे बताओगे चेयर क्या है? और बताइए। बैठने का, सिटी भी बैठने की होती है, सोफा भी बैठने के लिए होता है, डाइनिंग टेबल भी बैठने के काम आती है, डेस्क भी बैठने के काम आता है, स्टूल भी। कैसे डिफरेंशिएट करें? हाँ, क्या? अच्छा, हाँ, हमको तो तुम 4 बैठा लो गोद में अपने, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन चेयर जो है, बैक रेस्ट के बिना चेयर कहलाती ही नहीं है। ठीक है। सिम सोफा बेटा फैंसी फैंसी होता है, मतलब सोफे और चेयर में डिफरेंस नहीं पता चलेगा तुम्हें? तुम किसमें बैठे हो अभी? सोफे में, बोलो सोफे पे बैठा हूँ, ये बैक रेस्ट लगी है। तो बेटा समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज फीचर। ठीक है, जिसके बिना हम सोच ही नहीं सकते हैं। तो ये बिजनेस स्टडीज में आपके काम आएगा, टीचर बताएंगे बताएंगे, नहीं बताएंगे तो कोई बात नहीं है। यहाँ हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? फीचर। इनमें से कोई भी एक चीज मिस हो जाएगी तो वो अकाउंटिंग अकाउंटिंग नहीं रहेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? फीचर होती है। पीपल यूज कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर सिनोनिम्स की तरह। देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला था, एक एस्पेक्ट को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, और दूसरे एस्पेक्ट को क्या करते हैं? हम लोग क्रेडिट करते हैं। अगर हम डेबिट क्रेडिट नहीं करेंगे तो वो क्या कहलाएगी? अकाउंटिंग नहीं कहलाएगी, डबल एंट्री नहीं कहलाएगी। ठीक है, वो सिंगल एंट्री हो जाएगी। आगे बढ़े जरा। अच्छा, एक एस्पेक्ट डेबिट होता है और दूसरा एस्पेक्ट क्रेडिट होता है, तो क्या होगा? टोटल ऑफ ऑल डेबिट एंड टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट मस्ट बी इक्वल। ये होना चाहिए, और ये होता है। अगर ये नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हो गई है? कोई गलती हो गई है। ठीक है। जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, उसके भी डेबिट और क्रेडिट दोनों मैच करेंगे। ठीक है। जब हम कोई अकाउंट बनाएंगे, वो दोनों मैच करेगा। जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, मैच करेगा। मैचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अकाउंटिंग। तो जब हम एक एस्पेक्ट, जैसे मान लो मैंने बोला कि परचेज गुड्स फ्रॉम शारण्य फॉर रुपीज 50,000, तो मेरे पास 50,000 का सामान आया और 50,000 का कैश चला गया। एक गया और एक बढ़ गया। ठीक है, बैलेंस हो गया ना? बैलेंस तो होना चाहिए। तो अकाउंटिंग हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को भी चेक करती है, और उसके लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो अगर एक एस्पेक्ट डेबिट हुआ और एक एस्पेक्ट क्रेडिट हुआ, तो टोटल ऑफ ऑल डेबिट्स मस्ट बी इक्वल टू क्या? टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट्स। इनमें से कोई भी एक चीज अगर नहीं होगी तो हम उसे अकाउंटिंग नहीं बोल पाएंगे। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? फीचर्स। आई होप दिस इज फाइन। नॉर्मल सी चीज है। और आगे चले। जो स्टेजेस आपने अकाउंटिंग के पढ़े थे, वही सारे स्टेजेस तो किसके हैं? डबल एंट्री के हैं। भाई रिकॉर्डिंग को करना ट्रांजेक्शन्स को, फिर क्या करना है उसके बाद रिकॉर्डिंग जैसे भी कर लेंगे, फिर आप क्या बनाते हैं? लेजर अकाउंट्स बनाते हैं। हर ट्रांजेक्शन का, हर हेड का एक अलग अलग अकाउंट बना के चलते हैं। यू हैव लेक्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स। उन ट्रांजेक्शन्स को आप क्या करते हैं? अलग अलग हेड में। याद है ना, शुरू शुरू में हमने डेयरी बिजनेस का एग्जांपल लिया था। तो एक अकाउंट जो होता है, वो होता है समरी ऑफ ऑल इवेंट ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू वन हेड। व्हाट्स योर नेम? रिद्धि। जैसे रिद्धि का अगर बैंक अकाउंट है, तो रिद्धि के बैंक अकाउंट में रिद्धि ने जो जमा किया, रिद्धि ने जो विड्रॉ किया, रिद्धि ने पेटीएम किया, रिद्धि ने कुछ भी किया, वो सब दिखेगा। ठीक है। तरन्ने का थोड़ी दिखेगा उसका, सार्थक का थोड़ी दिखेगा। तो रिद्धि का अकाउंट। ऐसे ही बैंक के पास अगर 1 करोड़ 80 लाख या 2 करोड़ कस्टमर्स हैं, तो उसके 2 करोड़ अकाउंट बनाने पड़ेंगे। उसे 2 करोड़ पासबुक इशू करनी पड़ेगी। उसे 2 करोड़ स्टेटमेंट देने पड़ेंगे। ठीक है। इसीलिए बैंक क्या करते हैं आपसे? और 2 करोड़ एसएमएस देने पड़ेंगे। बैंक से आपसे एसएमएस के चार्ज भी तो लेता है। तो सोचो, अंडरस्टैंड बैंक का मैग्नीट्यूड। अगर बैंक आपसे हर महीने 20 रुपया ले रहा है क्या, एसएमएस चार्ज करने के, तो उनसे 2 करोड़ कस्टमर है, तो 40 करोड़। एक बार इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। एक बार पता है क्या हुआ? एक आदमी ने पंजाब नेशनल बैंक की वेबसाइट को हैक किया, मतलब उसके सिस्टम को हैक किया, और हर एक बंदे के अकाउंट से मेरे ख्याल से 2-2 रुपया निकाल लिया। ठीक है जी। सपोज 2 करोड़ कस्टमर, कितना रुपया निकला होगा?
4 रुपए निकला होगा, ठीक है। बैंक को पता चल गया, ठीक है। बैंक को पता चल गया, बैंक ने पुलिस में कंप्लेंट करी। पुलिस वाले बोलते हैं कि भाई जिनके अकाउंट से पैसा निकला उन्हें बुलाओ। तुम्हें क्या बोलना हमने, ठीक है। बैंक ने फोन किया भाई किसको, बस सारथी को फोन किया। सारथिक ब्रो, या मिस्टर सारथिक, आपके अकाउंट से ना 2 रुपए निकले हैं, प्लीज पुलिस स्टेशन आ जाइए कंप्लेंट लिखवाने के लिए। कंप्लेंट लिखाने के लिए तो करा 4 रुपए मुझसे ले ले। कौन जाएगा पुलिस स्टेशन 2 रुपए के? नन ऑफ द कस्टमर केम, और केस फिर उसको बंद करना पड़ा। 4 करोड़ रुपए ले गया। तो सी द मैग्नीट्यूड। ऐसे भी होता है। इसका मतलब ये नहीं कि लेट्स डिसाइड, सर हैज गिवन गुड आइडिया, ठीक है, आर्मी में हम क्या बनेंगे, हैकर बनते हैं और पैसा निकालेंगे फिर। ऐसा नहीं। लेट्स कम टू द पॉइंट। यहाँ वो क्लासिफाई कर रहे हैं ट्रांजेक्शन्स को, ठीक है, उनको लेजर अकाउंट में डाल रहे हैं, और फिर लास्ट में क्या बनाते हैं आप, ट्रायल बैलेंस। तो जो भी प्रोसेस मैंने सिखाई थी उसको कंडेंस कर दिया। आपने क्या किया, ट्रांजेक्शन को पहले आइडेंटिफाई करा, मेजर करा, फिर रिकॉर्ड कर दिया। क्लासिफाई करके क्या बनाया आपने, लेजर अकाउंट्स बनाए। उनको समराइज करके क्या बनाया, ट्रायल बैलेंस बनाया। और उनसे क्या बनाया, उनसे क्या बनाया आपने, फाइनल अकाउंट्स बनाए। उसके बाद आप क्या करते हैं, उससे एनालाइज और इंटरप्रिटेशन करते हैं, ठीक है। वो रियल अकाउंटिंग नहीं होती है, वो फिर एनालिसिस का पार्ट बन जाता है। देखो बेटा, 11th और 12th में जो आप पढ़ेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप पढ़ेंगे, करेक्ट। कंपनी भी पढ़ेंगे। और जो लास्ट टॉपिक होगा 12th क्लास में, वो होगा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो अकाउंटिंग प्रोसेस का होता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट, वो अकाउंटिंग का पार्ट नहीं होता। वैसे मतलब अगर मैं बोलूँ अकाउंटिंग प्रोसेस का ही पार्ट है वो, लेकिन जो कोर अकाउंटिंग होती है, कोर अकाउंटिंग कहाँ खत्म हो जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाया, प्रॉफिट निकला, और बैलेंस शीट से फाइनेंशियल पोजीशन पता चली, और अकाउंटिंग का जो लिखने पढ़ने वाला काम है वो खत्म हो गया। इसके बाद होता है एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। तो जो हम टॉपिक पढ़ते हैं 12th क्लास में, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स पे नहीं चलते हैं। वो तो सिर्फ एनालिसिस है, वो जैसे मर्जी कर लो, मैथमेटिकल एनालिसिस है वो तो डबल एंट्री यहाँ खत्म हो जाती है। आपने आइडेंटिफाई किया ट्रांजेक्शन्स को, उनको मेजर किया, उनको रिकॉर्ड करा, उनको क्लासिफाई करा, उनको फिर समराइज करा, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, प्रॉफिट और लॉस निकाल दिया, और बैलेंस शीट बना दी, खत्म। डबल एंट्री आपकी क्या हो गई, खत्म हो गई। बोलिए, लेजर अकाउंट क्या होते हैं, मैंने बोला ना, जैसे रिदीमा का अकाउंट है, लेजर अकाउंट, ठीक है। मैं बैंक में जाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि रिधिमा की सारी डिटेल चाहिए, तो क्लर्क बोलता है अपने पियून को, रिधिमा का लेजर उठा के लाओ जरा। पुराने जमाने में होता था। अब क्या करेगा वो, कंप्यूटर में जाएगा, रिधिमा का लेजर खोलेगा। जैसे मान लो आपने बोला कि मुझे ना अपने बैंक का स्टेटमेंट चाहिए पिछले 6 महीने का। बैंक में चलेगा, बैंक में, बैंक क्या करेगा, रिधिमा का लेजर खोलेगा और डेट फिक्स कर लेगा पिछले इतने से इतने के बीच में, और आपको प्रिंट करके दे देगा। लेजर कहते हैं अकाउंट को, ठीक है। सारी की सारी ट्रांजेक्शन एक हेड में डाल दें, उसे लेजर बोला जाता है। उसे रक्षिता क्लियर है? चलिए, जो एडवांटेजेस अकाउंटिंग के थे, वही सारे एडवांटेजेस किसके दिखेंगे आपको अब, डबल एंट्री सिस्टम के दिखेंगे, ठीक है। भाई अभी हमने पढ़ा, एक साइंटिफिक सिस्टम है, ऑल द डेबिट्स आर इक्वल टू ऑल द क्रेडिट्स, गलती के चांसेस कम होते हैं, लेकिन फिर भी लोग उसके अंदर लूप होल निकाल लेते हैं। लेकिन हम यहाँ आपको वो नहीं पढ़ाएंगे लूप होल्स क्या है, हम तो पढ़ेंगे वो क्या होता है। देखो भाई, आईपीएल बुला रहा है किसी का, क्या है ये, साइंटिफिक सिस्टम है करने के, ठीक है। और कोई भी और सिस्टम, वैसे दो ही सिस्टम होते हैं, डबल एंट्री और एक सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री में एक ही एस्पेक्ट अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे हम लोग। डबल एंट्री एक साइंटिफिक सिस्टम है, और इट इन्वॉल्व्स आर्ट एज वेल, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हम लोगों ने। थोड़ा और आगे चलें जरा। यहाँ क्या होता है, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन रखा जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि कुछ छोड़ दी जाएगी। जैसे मैं बताऊं, कभी कोई अपने पेरेंट के साथ गया कार खरीदने के लिए, कभी कोई गया होगा कार खरीदने के लिए, किसी को आइडिया, गए, ठीक है जी। तो क्या गए, शोरूम में गए, पट्टा लेके रखा मैनेजर के माथे पे, भाई ये गाड़ी दे दे। कैसे लिया, तो कैसा होता बता ना, ठीक है, बात कर दी, आप तो बड़े अच्छे लग रहे हो, बहुत सुंदर हो ये गाड़ी। हाँ, हाँ, फिर उसके बाद, उसके बाद, ठीक है, फिर क्या हुआ, ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ कि तुमने एक ब्लैक कलर की गाड़ी खरीद ली, ठीक है। कौन सी गाड़ी खरीदी थी बता, इन्होंने ग्रैंड विटारा खरीदी, कौन से कलर की खरीदी थी, सफेद कलर की खरीदी, सिल्वर कलर की खरीद ली, ठीक है।
घर से डिसाइड करा किसका कलर है, वो कलर लिख लिया, डिसाइड कर लिया सिल्वर कलर, ठीक है। उसके बाद मारुति के वर्जन होते हैं शायद, LXI, VXI और ZXI, ऐसा वाला वर्जन। इन्होंने कहा चलो ठीक है ZXI लेंगे, बोलो ठीक। आपको मालूम है जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो क्या होता है, एक होता है एक्स शोरूम प्राइस और एक होता है ऑन रोड प्राइस। कैन एनीबडी टेल द डिफरेंस? बताइए। हाँ हाँ, ठीक है। और एक्स शोरूम मतलब हाँ, गाड़ी की कीमत, कितने की कीमत बता। चल मान ले 10 लाख की गाड़ी है, ठीक है, शोरूम वाला कह रहा है कि 10 लाख की गाड़ी है, जो फीचर कंपनी दे रही है हम उसी के साथ आपको 10 लाख में देंगे। लेकिन शोरूम से गाड़ी सड़क में आएगी, वहां क्या होता है पता है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस वो लगेगा वन टाइम, रोड टैक्स वो लगेगा, इंश्योरेंस वो भी लगेगा, ठीक है। और जो गाड़ी नजदीक पेट्रोल पंप पर तक चली जाए, उसका 4-5 लीटर का पेट्रोल जो ऑटोमोबाइल डीलर डाल के देगा वो भी पैसा आपसे लेगा, ठीक। फिर इन्होंने कहा कि नहीं, गाड़ी तो क्या होनी चाहिए, 11 टन वाली होनी चाहिए। इन्होंने क्या कर दिया, गाड़ी के अंदर एसेसरीज लगा दी, 5 लाख की एसेसरीज लगा दी। अब आप मुझे बताइए, जब आप गाड़ी का अकाउंट बनाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, एक्स शोरूम प्राइस, ठीक है। क्या आप ऑन रोड प्राइस एक्सक्लूड कर देंगे, आप रजिस्ट्रेशन चार्जेस को एक्सक्लूड कर देंगे? नहीं, ये तो गाड़ी की कीमत में, इट इज ऑल्सो इंक्लूड, इसको भी लिखा जाएगा। फिर आप जो बोलेंगे वो जो हमने रोड टैक्स भरा उसको लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। इंश्योरेंस वो भी लिखेंगे, लिखेंगे ना सब कुछ। मतलब उसके बाद जो एसेसरीज लगाई उसको भी लिखेंगे आप, पेट्रोल वो भी लिखा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद सारा कुछ लिखने के बाद फिर आप बोलेंगे गाड़ी कितने की पड़ी, पूछते ना कितने की पड़ी, तो आप बोलते हैं यार एक्स शोरूम प्राइस तो 10 लाख था, लेकिन हमारे घर आते आते ऐसे ऐसे मिलाते मिलाते वो 15 लाख की पड़ गई हमें तो। अकाउंटिंग क्या करती है देखिए, कंप्लीट रिकॉर्ड करता है ट्रांजेक्शन्स का। चाहे आपने फ्यूल करवाया, चाहे आपने अलॉय व्हील बदलवा दिया, चाहे आपने उसके ऊपर क्या करा दिया, एंटीरस कोटिंग करा दी, ये करा दिया वो करा दिया, पैसा तो लगता है, फ्री में थोड़ी होता है। वो कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री है लेकिन पहले ही जोड़ लेते हैं वो लोग। सो आपको तो उतना देना पड़ गया। तो कंप्लीट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स का ये लिखता है। दिस इज एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। फिर क्या होती है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी होती है। क्यों होती है भाई, अभी बताया ना कि एवरी डेबिट हैज अ इक्वल ऑपोजिट क्रेडिट, टोटल ऑफ डेबिट मस्ट बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट। जहां डेबिट और क्रेडिट नहीं मिला, समझ जाइए क्या हो गया है, गड़बड़ हो चली है। फिर आप क्या करेंगे, ढूंढेंगे। और वो गड़बड़ को ढूंढने के लिए एक चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग, उसे कहते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। जब हम आगे पढ़ेंगे ना 11th क्लास में, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर आता है, उसे पढ़ते हैं, ठीक है। और ये जो एरर को ठीक करने वाले 2 चैप्टर आप पढ़ेंगे 11th में, और 2 चैप्टर पढ़ेंगे आप 12th में, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। क्योंकि देखिए, आप अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे, गलतियां होंगी, भूल जाएंगे, मिस्टेक हो जाएगी, उसको ठीक करना भी तो आना चाहिए ना। तो ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को क्या करता है, इंश्योर करता है, ठीक। और ये तो बड़ा कॉमन सा फंक्शन है, प्रॉफिट और लॉस का पता लगाना, दैट्स नॉट अ बिग डील, ये तो चलता ही है, ठीक है। फिर ये बोलता है कि फाइनेंशियल पोजीशन, भाई अकाउंटिंग का तो ऑब्जेक्टिव ही है प्रॉफिट और लॉस पता लगाना, और साल के आखिर में बताना कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, जितना बिजनेस मैंने चलाया, कितनी मेरी एसेट्स, मतलब मेरी संपत्तियां कितनी है, एंड हाउ मच इज माई लायबिलिटी, वो उससे पता चलता है। तो ये एडवांटेज जो हमने कीपिंग की अकाउंटिंग की पढ़ी थी, वही एडवांटेज डबल एंट्री किए हैं, क्योंकि उसी के बेस पे तो बन रहा है। और फिर हम बोले क्या यहाँ पर, फुल डिटेल्स फुल डिटेल्स फॉर फॉर द, इसको फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल कर देना, फुल डिटेल्स फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल, ठीक है। को मालूम है कि अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे हैं, एनडीए में ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है, या आप हॉस्टल में, कभी कोई हॉस्टल वाले स्कूल में रहा है कोई, कोई हॉस्टल रेजिडेंशियल स्कूल में, हॉस्टल में नहीं रहे? नहीं, स्कूल में हॉस्टल तुम रहे उसके अंदर, नहीं रहे। हॉस्टल वाले स्कूल में क्या होता है, शाम होती है, फिर हेड काउंट होता है, हेड काउंट मुंडी काउंट करे जाते हैं, है या नहीं है। गर्ल्स हॉस्टल में गर्ल्स की वार्डन करेंगे, बॉयज हॉस्टल में बॉयज की वार्डन करेंगे, मुंडी काउंट करी जाती है, ठीक है। और रात को सोने से पहले, ठीक है, और सुबह उठने के बाद सबसे पहले क्या होता है, चेक किया जाता है कि कितने लोग एग्जिस्ट फिजिकली प्रेजेंट कर रहे हैं। जहां भी रेजिडेंशियल, जहां भी हॉस्टल होंगे वहां पर क्या होगा, हेड काउंट होता है। पता चला रात को निकल पड़े, ठीक है। अब जब मैंने अपने करियर की शुरुआत करी थी, इट वॉज रेजिडेंशियल स्कूल इन दिल्ली, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ कि स्कूल की बाउंड्री पे ना किसी व्हीकल ने टक्कर मारी, बट थोड़ी सी जगह बन गई, लड़के हमारे चुस्त ऐसे निकल पड़े बाहर, पता चल गया किसी को क्या है, गार्ड अपना ऊँग रहा था,
ऐसे करके निकले और खेतों में चले गए। खेतों में चले गए तो उसके बाद बाहर निकले, सड़क पे हाईवे पे पुलिस पेट्रोल कर रही थी। पकड़ लिया, "भाई, कहाँ से आ रहे हो तुम इतनी रात को?" अच्छा, वो लड़के जो थे वो मतलब कुछ एक कोरिया के थे, कुछ एक इधर नेपाल के थे, कुछ श्रीलंका के थे, कुछ बर्मा भूटान के भी होते थे, और सम ऑफ फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। भाई सब अलग अलग चेहरों के, हिंदुस्तानी कोई लगे नहीं। कहाँ से निकले? ठीक है, वी आर ऑन अ मॉर्निंग वॉक। पुलिस वाला कहता, "अरे ससुरे, 1 बजे कौन सी मॉर्निंग वॉक हो रही है? भाई पकड़ के लाए सबको, कहाँ के हो तुम, इधर लेके आए।" पुलिस वाला, "कहाँ से निकले?" भाई कितना क्या कलाकारी थी उनकी। कैसे निकले? एक मुंडी निकाली पहले, फिर हाथ निकाला, फिर पैर निकाला, फिर बाहर से खींच दिया किसी ने, ऐसा करके। सो हेड काउंट होते हैं वहां पर लोगों के। क्या, अब वार्डन को पूछा, क्या क्या हुआ? कह रहा, "जी हमने तो गिन के सुलाए थे, हमें क्या पता है निकल पड़े छेद से बाहर, है ना, दीवार में सुराख कर रखा था, निकल पड़े बच्चे लोग बाहर।" तो आपने हॉस्टल तो बना रखा है, अब आपने कभी ये नहीं देखा कि मेरे हॉस्टल में कितने लड़के और कितनी लड़कियां हैं। ठीक है जी, हाउ विल यू कंट्रोल? कैसे पता चलेगा आपको कितने बाहर घूम रहे, तफरी घूम रहे, रात को 1 बजे मॉर्निंग वॉक पे गए हुए हैं? हाउ डू यू फाइंड आउट दैट? आपने अकाउंटिंग कर रखी है, या आपने अकाउंटिंग में ये नहीं लिख रखा कि मेरी कितनी एसेट्स है, मेरी कितनी लायबिलिटी है, मेरी फैक्ट्री कहाँ कहाँ है, मेरे मेरे प्लांट एंड इक्विपमेंट कहाँ कहाँ पड़े हैं, कुछ नहीं लिखा आपने। हाउ विल यू फाइंड आउट? हाउ विल यू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर योर एसेट्स? अकाउंटिंग में हर चीज का, मैंने बोला, रिकॉर्ड होता है। आप पिन खरीदोगे, आप स्टेपलर पिन खरीदोगे, उससे भी लिखा जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, accounts are maintained as much as detail is necessary. ठीक है, therefore it provides significant information for the purpose of control. हॉस्टल में इतने बच्चे हैं, कौन बच्चे हैं, ठीक है। अभी जैसे लाइक सपोज इफ आई एम वर्किंग एज अ क्लास टीचर, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लास टीचर की ये होती है कि मेडिकल इमरजेंसी में टू होम टू बी कॉन्टेक्टेड, क्लास टीचर को। तो मैंने क्या किया, मुझे बहुत कम बनाया जाता, तो मैंने क्या किया, अपने टीचर के पेरेंट्स के ग्रुप में डाला कि इफ एनीबडी इज हैविंग एनी वेरी इंपॉर्टेंट मेडिकल प्रॉब्लम या कंडीशन, देन लेट मी नो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सीवियर कंडीशन बच्चों की मेडिकल होती है स्कूल में, और कोई तबीयत खराब हो जाए, फिर माँ बाप को फोन करो, वो फोन नहीं उठाते, कुछ नहीं बताते, कहीं कुछ लिखा ही नहीं रहता। तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई नोटेड डाउन कि इन इन बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है। ठीक है, वैसा करके, लाइक इन माई क्लास देयर इज अ गर्ल, शी इज हैविंग अ टाइप 1 डायबिटीज। वो हमेशा एक ऐप से अपना डायबिटी का लेवल चेक करती है, उसके बाद 10 साल से वो लड़की कर रही है। तो हम जो फोन होते हैं उन्हें एक अलमीरा में रखते हैं। आई हैव गिवन इंस्ट्रक्शन टू द फोन मॉनिटर कि भाई फोन एक अलमीरी में रखा, सारे बच्चों को इकट्ठा करके, और अलमारी में चाबी लगा के वही किसी बच्चे को चाबी दे देते हैं। तो आई हैव गिवन अ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन कि अगर इस बच्चे को कभी फोन चाहिए तो भाई तुम दोगे उसको, इवन मैं आई एम नॉट देयर, बाकी किसी को फोन देना ही नहीं, किसी को छुट्टी के टाइम पे देंगे। तो अब मुझे मालूम है ना कि मेरी क्लास में इस बच्चे को ये परेशानी है, आई हैव गिवन अ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। और फ्यूचर में अगर कुछ भी अप एंड डाउन वाली कोई चीज होती है तो आई नो कि किसको कांटेक्ट करना है, एंड व्हाट मेडिसिन हैज टू बी प्रोवाइडेड टू द पर्सन। दिस इज ऑन माय पर्सनल लेवल, दिस हैपेंस ऑन बिजनेस लेवल। तो फुल डिटेल फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। आगे चलेंगे, कंपैरेटिव स्टडी तो पॉसिबल ही है। पिछले 5 साल के रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा आप ग्रो कर रहे हैं या डाउन कर रहे हैं। भाई आपको नहीं पता चलता? आपकी रिपोर्ट कार्ड चेक कर रहे जरा हम लोग 5वीं क्लास से, 5th 6th 7th 8th 9th 10th, दिखेगा ना? या तो ग्राफ ऐसे जा रहा होगा, या ऐसे ऐसे झूलता हुआ जा रहा होगा। और बहुत सारे लोग हैं, उनका ग्राफ तो इतना ऊपर जाता है कि जितने नंबर लाते उतने में 4 लोग पास हो जाए। ठीक है, 3 लोग, अब कोई बच्चा 99 मार्क्स ला रहा है, तो सोचो 3.5 सवा 3 लोग पास हो जाएंगे उससे, 33% भी पास होगा ना। 33 × 3 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 99। एक बार हमारे स्कूल से एक लड़की ऑल इंडिया टॉपर निकली, 99.6 99.4। तो वो निकल कर आए, मीम्स निकल कर आए, अरे बहन इतने में तो हम 3 पास हो जाते, ऐसा करके भी लोग बोलते हैं। तो यहाँ देखिए, कंपैरेटिव स्टडी पॉसिबल तभी है जब आपके पास पास ईयर के रिकॉर्ड एंड डेटा होता है। मूव फर्दर, ये तो हम सब जान चुके हैं कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। कौन सी यूनिट को बढ़ा के चलना है, कौन सी यूनिट को बंद करना है, डिपेंड करेगा ना उस यूनिट के प्रॉफिट एंड लॉस पर। जिस यूनिट को चलाने से कर्जा बहुत ज्यादा होता है, उसको हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। लेकिन एक बात बताओ मुझे, आप जानते हैं एयर इंडिया जब एयर इंडिया थी तो लॉस में क्यों थी? ठीक है, और टाटा के बाद जब आ जाए तो फिर प्रॉफिट में क्यों है वो? अच्छा, 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 चलो ठीक है। इंडियन रेलवे जो है वो लॉस में क्यों जाता है? डीटीसी जो है दिल्ली के अंदर, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, वो लॉस में क्यों जाती है भाई? इसका
रीजन समझिए। अगर एक प्राइवेट एयरलाइंस है, ठीक है, तो कभी भी वो लॉस वाले रूट पे एयरक्राफ्ट चलाएगी नहीं। चलाएगी क्या? नहीं चलाएगा। लेकिन एयर इंडिया सरकारी एयरलाइंस थी, उसे तो ऐसी जगह भी एयरक्राफ्ट लेके जाना पड़ता जहाँ 15 20 20 लोग चलते हों। अब भाई डीटीसी की बस है, देर आर मेनी रूट्स जिनमें बहुत ज्यादा लोग चलते हैं, बट देर आर मेनी रूट जो कि नरेला बवाना दूर दराज के गांव में, वहां तो सवारी ही नहीं मिलती, लेकिन डीटीसी 2 लोगों को लेके भी जाएगी वहां पर। ऐसे रेलवे के रूट्स हैं, रेलवे तो बनाया गया ना, सरकारी है ना, कनेक्टिविटी के लिए बनाया गया। तो कुछ कुछ रूट ऐसे हैं जहाँ पर पैसेंजर ही नहीं मिलते, लेकिन फिर भी रेल चलती है, तो नुकसान में चले जाते हैं। लेकिन बिजनेस क्या करता है, वो तो उसी जगह पे हाथ डालेगा ना जो कि प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, आपने देखा सरकारी कंपनियां लॉस झेलती हैं, दे डोंट बॉदर अबाउट प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि उन्हें तो क्या करना है, फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, सर्विस प्रोवाइड करनी है, चाहे उनको प्रॉफिट हो या ना हो। तो यहाँ देखिए, मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प पड़ता है इसकी, कि प्रॉफिट है तो चलाएंगे, नहीं होगा तो उसको बंद कर देंगे। ये क्या है, फ्रॉड और मिस अप्रोप्रिएशन को आप क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। ऐसे भाई देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कि आपने अपने किसी एम्प्लॉय को बोला कि भाई जयपुर में कॉन्फ्रेंस है, और आप बाई एयर चले जाइए, एक 5 स्टार होटल में ठहरिएगा, और कॉन्फ्रेंस 5 स्टार होटल में ही है, वहीं ठहरना और अरेंज करके वापस आ जाना है, बड़ी इंपॉर्टेंट फॉरेन डेलीगेशन वहां पर आ रहा है, ठीक है जी। उसने क्या करा, यहाँ से बस पकड़ी, कुआं से, जयपुर की, 650 रुपये किराया, खटर खटर सरकारी बस, ठीक है, पहुंच गया। होटल की जगह क्या करा, एक धर्मशाला में रुक गया, जो कि होटल के पास ही थी, मिल जाता, ठीक है, या फिर कोई ओयो होटल टाइप की जगह पे जाके रुक गया, हो गया। और सरकार मतलब कंपनी ने उसे पैसा दिया था करीब करीब 25,000 रुपीज का, 21 रुपए में उसने काम कर लिया अपना, बाकी आंटी में रख लिए, ठीक है, वापिस आ गया। और अकाउंटेंट को बोलता है, भाई 23,000 खर्च हो गया, ये 2,000 वापिस रख। अकाउंटेंट का खास दोस्त था, अकाउंटेंट ने कुछ बोला नहीं, ठीक है जी। फिर होती है साल के आखिर में ऑडिट, क्या बोलते हैं उसको, ऑडिट। ऑडिट का मतलब जानते हैं, चेकिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एक्सटर्नल चार्टर्ड अकाउंटेंट, हिज हिज आर्टिकल्स क्लर्क्स, वो आते हैं और चेकिंग करना शुरू करते हैं। पूछते हैं, भाई साहब अकाउंटेंट ये बताइए कि 25,000 आपने दिए थे, इसमें से 22,000 आए, 22,000 खर्च हुए, 3,000 आपके पास वापस आ गए। जी सर आ गए। आओ 22,000 के बिल रसीदें वगैरह दिखाओ। कह रहे जी कौन सी रसीद? अरे भैया 22,000 खर्च होंगे, कुछ तो होगा तुम्हारे पास प्रूफ। बोला ना, वी रिकॉर्ड एवरीथिंग, वी रिकॉर्ड एवरीथिंग। कह रहे जी हाँ, बुलाओ। मतलब क्या नाम तुम्हारा, बुलाओ सार्थक जी को। सार्थक जी आ गए। अरे सार्थक जी कहाँ गए थे? कि भाई हम तो फॉरेन डेलीगेशन से मिलने जयपुर गए थे। तो भैया टिकट विकेट तो होंगे तुम्हारे पास? वो जी फाड़ के कूड़े में डाल दिया हमने तो। आप 5 स्टार होटल में रुके थे, हाँ जी, उसके बिल रसीद का है, वो फाड़ के कूड़े में डाल दी हमने जी, हमें क्या जरूरत थी लानी थी। बड़ा फ्रॉड किया भैया, या तो रसीदें लेके आ, या फिर 22,000 रुपया भर। ठीक है, क्या पता चल रहा है, क्या निकाल पा रहे हैं आप? फ्रॉड और मिस अप्रोप्रिएशन को निकाल पाएंगे। अगर कोई ट्रांजेक्शन जेनुअनली हुई है तो उसकी रसीद होंगी, उसके बिल होंगे, उसके इनवॉइस होंगे, उसके रिसिप्ट होंगी, तो प्रोड्यूस करिए, काम खत्म। तो जनरली कंपनीज क्या करती हैं, अपने एम्प्लॉयज को जब, जैसे लाइक सपोज मैंने माई स्टूडेंट्स टू यूएस में लेके जाता हूँ, जैसे अभी भी जाना है, 26 तारीख को, वीजा लगा नहीं है उन लोगों का, अगर लग जाएगा तो मुझे जाना पड़ेगा, पुलिस तौर पर। लगा नहीं उन लोगों के वीजे। तो हम क्या करते हैं, लाइक माई ऑर्गेनाइजेशन गिव्स मी लाइक $1,000, और मुझसे बोलते हैं कि बच्चों को जो खाना पीना खिलाना खिलाते जाइएगा। तो मैं क्या करता हूँ, दिल्ली एयरपोर्ट से जो जो खाते जाते हैं, ये जो बिल आते हैं ना, प्रिंटेड रसीद है, चाहे वो पेटीएम से करें चाहे कैसे करें, वो वैसे तो पैसा मैं ही देता हूँ, लो खाओ खाओ करो, और लेकिन मुझे रसीदें देते जाते हैं। फिर मैं क्या करता हूँ, एक A4 शीट की साइड शीट लेता हूँ, हर रोज डेट के हिसाब से उनको चिपकाता जाता हूँ, उस पर चिपकाता जाता हूँ, चिपकाता जाता हूँ, ठीक है जी। एक दिन का खर्चा, 2 दिन का खर्चा, जितना खाना खाओ, तुम चिपोतले खाओ, तुम पैनकेक खाओ, तुम पेप्सी, कुछ खाना खाते जाइए आप, खाने पीने का खर्चा। जब मैं वापस आता हूँ तो मेरे इतनी मोटी 10 12 पेज का एक मेरा A4 साइज का शीट बन जाता है, ठीक है। मैं हर शीट का टोटल रखता हूँ, मनी रिसीव $1,000, मनी स्पेंड $880, रिमेनिंग रिटर्न। वो पकड़ता हूँ, हेडक्वार्टर जाता हूँ, उनको वापस जमा करा देता हूँ, हो गया रिकॉर्ड। सोचो कैसा मुश्किल काम है मेरा। एक बच्चा आइसक्रीम खा रहा है, भैया बिल ला, वरना मैं तुझे खाने नहीं दूंगा आइसक्रीम। पहले तो लेके आ, और अगर नहीं करूंगा तो क्या होगा बताओ, हु विल पे दैट? मेरी जेब से तो जाएगा ना, वो तो मुझसे रिकवर करेंगे ना। वो बोलेंगे मिस्टर राणा, वी हैव गिवन यू $1,000, $1,000। ठीक है, कितना स्पेंड हुआ? मैंने कहा सर 880 स्पेंड हुआ। मेरा रसीद नहीं दिखाओ। मैं कहूंगा वो तुमने कूड़े में डाल दी, वो तो मैंने फ्रैंकफर्ट में फेंक दी, वो तो मैंने न्यूयॉर्क में फ्लश कर दी। फिर तो भाई रिकॉर्ड तो होगा ना, तभी तो अकाउंटिंग होगी।
और वो बंदा जिसने मुझे $1000 दिए थे वो क्या करेगा? $1000 इज गिवन, 880 स्पेंड। कहाँ स्पेंड? ये रही फाइल, उसमें मेरा साइन, मेरे प्रिंसिपल का साइन, स्टैंप लगा के एक फाइल बन जाएगी। अब ऑडिटर भाई साहब आएंगे, बोलेंगे क्या, उस स्कूल के, उस ब्रांच के वो टीचर बच्चों को लेके न्यूयॉर्क गए थे, हमने उनको $1000 खाने का खर्चा दिया। ठीक है जी। तो कहेंगे दिखाओ, खर्चा दिया था, ये रहा खर्चा। जब मैं लेता हूँ ना, मेरी रिसीप्ट होती है, रिसीप्ट रुपीज, ₹1000, $1000। ठीक है। फिर बोलेंगे खर्चा कहाँ हुआ, फाइल पकड़ा देंगे, ये रहा खर्चा। दिखेगा ना यार। ठीक है, इतने 15 पेज तो थोड़े नकली बनाऊंगा मैं। सो अकाउंट मिल गया, नो ऑब्जेक्शन, आई एम क्लियर, वेर क्लियर। क्या होता है, अगर अकाउंटेंट चाहे तो फ्रॉड और मिस अप्रोप्रिएशन होने ही नहीं देगा। ठीक है। अभी आपने वो इलेक्ट्रिक टैक्सी देखी है, ब्लू ब्लू करके आती है, देखा है? ब्लू स्मार्ट। देखा क्या कंट्रोवर्सी हुई है, मालूम है किसी को? बता क्या कंट्रोवर्सी हुई है? ब्लू स्मार्ट गाड़ी दिखती है ना सड़क पे, एक बड़ी कंट्रोवर्सी, बड़ा फ्रॉड निकला उसमें। ब्लू स्मार्ट जो गाड़ियां हैं, वो करीब करीब 4665 गाड़ियां, ऐसा करके मैंने आर्टिकल पढ़ा था, वो लीज पे ली गई। करीब करीब उन्होंने क्या करा कि एक मिनिस्ट्री से 9,966 करोड़ का उनको ग्रांट मिला। उन्होंने एक कंपनी से क्या करा, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्लू स्मार्ट के नाम से, और एक मतलब ग्रीन इनिशिएटिव की तरह से उन्होंने लेना था कितना, 4600 के करीब गाड़ियां लेनी थी। ठीक है। उन्होंने एक्चुअल में गाड़ियां 3500 के करीब ले ली, और बाकी का जो 200 करोड़ था वो खा पी के बराबर कर दिया। उनको बोला गया था कि आपको 966 करोड़ मिल रहा है, और आप उसमें से क्या कर लीजिए, मतलब 4600 के करीब गाड़ियां ले लीजिए आप, और चलाइएगा उसको ग्रीन इनिशिएटिव की तरह। पैसा कमाइए, हमारा पैसा वापस करना। भाई लोगों ने 4500 के, मतलब 4600 गाड़ियां नहीं ली, कम गाड़ी, मतलब 1000 गाड़ियां कम ली, दिखाया कि हमने ज्यादा ले लिए, और बाकी का 280 करोड़ रुपए फ्लश कर दिया, सरकार का पैसा खा गए। पकड़े गए। कैसे पकड़े गए पता है? ऑडिट हुआ तब पकड़े गए, बुक्स ऑफ अकाउंट की चेकिंग हुई तब पकड़े गए। ठीक है, और साल भर पहले की कहानी थी, तो साल भर तक तो चलते रहे चलते रहे चलते रहे, कौन पूछने वाला नहीं है। अब साल के आखिर में सरकार पूछेगी ना, 966 करोड़ तुम्हें दिया गया था भाई, तो तुमने गाड़ियां लेनी थी 4700 या 4600, दिखाओ कितनी गाड़ियां, फिजिकली दिखाओ कितनी गाड़ियां। तो दिखा ही नहीं पाए फिजिकली गाड़ियां, फंस गए। एक बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है, किसी ने देखा है? सुब्रत रॉय सहारा का नाम सुना है किसी ने? सहारा न्यूज़पेपर, सहारा, देखे सहारा एयरलाइंस भी होती थी। सुब्रत रॉय सहारा को जेल भेज दिया गया। ठीक है, कारण, सुब्रत रॉय सहारा ने क्या करा कि पैसा इकट्ठा करा लोगों से, एक रसीद के पैसे इकट्ठा करके ले लिया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला उसको, वो बोला सर ये तो जनता का पैसा है। सुप्रीम कोर्ट बोला वो लिस्ट लेके आओ जिसमें तुमने जनता से पैसा लिया था। ठीक है जी। और जनता का पैसा तो वापस करना पड़ेगा। उसने बोला कि अब वो लिस्ट लाओ तो तुम्हें पैसा वापस करना है। सुब्रत रॉय सहारा की उसको लिस्ट ही नहीं थी, जेल में बंद बंद मर गया, वो जेल में मर गया। ही डाइड इन जेल, तिहाड़ जेल में मर गया वो। अभी उस पर एक सीरीज भी है नेटफ्लिक्स में, आप देखना जरा, मुझे नाम ध्यान नहीं आता, सुब्रत रॉय सहारा नेटफ्लिक्स सीरीज सर्च करना, आपको दिखेगा। इधर, इधर बुलंदशहर के आगे की तरफ जगह का गांव से निकला हुआ बंदा था। ठीक है, कितना शानदार। सहारा एयरलाइन, एम्बे सिटी सहारा बनाई थी उसने, लग्जरी वैली थी, पूरा का पूरा एक वैली खरीद ली थी उसमें, बड़ी शानदार। सब डूबा। लोगों से पैसा लिया, लेकिन ऑन डॉक्यूमेंट में नहीं लिया पैसा। अब सुप्रीम कोर्ट बोला कि जनता का पैसा वापस करो, कहाँ से लाएगा वो, रिकॉर्ड तो कुछ था ही नहीं। और रिकॉर्ड नहीं था तो मैनिपुलेशन है, मैनिपुलेशन है तो फ्रॉड है, बस वो जेल में रहो। सो फ्रॉड एंड मिसअप्रोप्रिएशन क्या होते हैं यहाँ पर, डिटेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा आगे चले। अब ये आ रही है आपकी बारी, कौन सी? काउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है सिंगल एंट्री। ठीक है, इसकी भी अकाउंटिंग आपके सिलेबस का मेरे ख्याल से लास्ट चैप्टर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद ये लास्ट चैप्टर है, तब हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ क्या होता है, जैसे बोला ना डबल एंट्री सिस्टम, यहाँ क्या होता है कि इसे सिंगल एंट्री सिस्टम भी बोला जाता है, और इसको इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम भी बोला जाता है, इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक है। अब इनकम्प्लीट का मतलब क्या हुआ कि देखे जरा कैसे, यहाँ क्या होता है, सबसे पहली बात की ऑल ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड। किस बेस पर? डबल एंट्री के हिसाब से सारी ट्रांजेक्शन नहीं लिखी जाती। देर आर सम ट्रांजेक्शन जहां सिर्फ एक ही दोनों के दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, और जहां जो ट्रांजेक्शन वहां पर क्या करते हैं, या तो एक ही एस्पेक्ट से रिकॉर्ड करते हैं। जरा ध्यान से समझना।
जैसे कैश की ट्रांजेक्शन हैं, तो कैश आया वही रिकॉर्ड होगा, या कैश दिया वही रिकॉर्ड होगा। किससे आया वो नहीं रिकॉर्ड करना, किसके अगेंस्ट है वो रिकॉर्ड नहीं करना। कैश चला गया, किसको दिया वो रिकॉर्ड नहीं करना, ठीक है। किस पर खर्च वो रिकॉर्ड नहीं करना, आया गया बस वो हिसाब रखना। भाई जैसे एक नॉर्मल ग्रोसरी शॉप वाला क्या करता है, सुबह देखता है कैश बॉक्स में कितना है, शाम को देखता है कितना है। अब कैसे आया क्या आया उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिनको उसने उधार बेचा उनके नाम के रजिस्टर पे वो लिख लेता है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं करता है। ऐसा करते हैं छोटे छोटे दुकानदार। कैन अ स्मॉल ग्रोसरी शॉप वाला, या सड़क के किनारे पान बनाने वाला, पान सिगरेट वगैरह को बेचने वाला बंदा, क्या वो कैश बुक और 7 सब्सिडी बुक अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता। वो सिर्फ क्या करता है, एक, एक नोटबुक रखता है, कितना किसको बेचा वो लिखना है, और किसको से लेना और किसको देना है वो लिखता है, बस खत्म। ठीक है। यहाँ हाँ, नहीं एनजीओ में, एनजीओ का तो अलग नॉट फॉर प्रॉफिट की अकाउंटिंग चलती है ना। नहीं बेटा, ये एनजीओ कहाँ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी है। हर हाँ, नहीं नॉन प्रॉफिट है पान वाला। अच्छा बेटा, जो तुम्हारा अकाउंट चलता है पानवाड़ी के पास इधर, सुट्टे का अकाउंट चलता है ना। हम्म, हिसाब में लिख लेना, पता चलता है क्या। अच्छा ये बताइए, सिगरेट बेचने वाला क्या चैरिटी में बेचता है सिगरेट? और बड़ी कॉस्टली होती है, आपने देखा ना, जब भी टैक्स बढ़ता है पहले सिगरेट पे बढ़ता है, अल्कोहल पे बढ़ता है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट का मतलब है कि आपका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। पानवाड़ी में बोला चूना कत्था लगा रहा है बिना प्रॉफिट के, आज सार्थक च्युइंगम खा के जॉ लाइन नहीं बनेगी, ले पान खा जॉ लाइन बनेगी। ऐसा थोड़ी होगा, ये अर्न फॉर प्रॉफिट। तो ये सब कुछ बनाने के लिए सिर्फ किसके अकाउंट मेंटेन करते हैं, ओनली पर्सनल अकाउंट्स। और ओनली क्या बनाते हैं, कैश बुक। भाई पर्सनल अकाउंट क्यों बनाते हैं, किससे लेना और किसको देना, ये बनाते हैं। और दूसरा क्या बनाते हैं, कैश बुक। कैश बुक में क्या पता लगाते हैं, कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है, बस। तो अकाउंट्स मेंटेन अंडर दिस सिस्टम आर इनकम्प्लीट। बोलो इनकम्प्लीट हुए नहीं हुए, डबल एस्पेक्ट तो रिकॉर्ड नहीं कर रहे, अनसिस्टमेटिक हुए, ठीक है। और ये क्या होते हैं, रिलायबल नहीं होते हैं, ठीक है। और क्योंकि सारे के सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करी जाती हैं, ठीक है, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में तो दोनों एस्पेक्ट आएंगे, ट्रायल बैलेंस तो बनता नहीं है। और अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा तो क्या नहीं बनेगा, प्रॉफिट लॉस भी नहीं बनेगा। तो प्रॉफिट लॉस नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, बैलेंस शीट भी नहीं बन सकती है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कहते हैं। गॉट इट? बचा है कुछ आगे अब? फिनिश, मेरा नाम बचा है बस, ठीक है, फोन नंबर के साथ। सो दिस इज हाउ वी हैव डन चैप्टर 1, ठीक है। अगली क्लास में नोट सभी के पास है ना चैप्टर 2 का, ऑल ऑफ यू हैव द नोट्स। आई डू इन द नेक्स्ट क्लास में आपको थर्ड चैप्टर के भी नोट्स दे दूंगा, ठीक है, ताकि वो कई बार प्रिंटर खराब कुछ हो जाता है तो यू विल गेट ऑल द नोट्स। और चैप्टर 2 और चैप्टर 3 बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड दिस विल गिव यू सॉलिड स्टार्ट एज फार एज सब्जेक्ट इज कंसर्न। ठीक है जी। सो वी आर वाइंडिंग अप टुडे। आज हमने चैप्टर पूरा कर लिया ये। अब जो लोग नए आए थे वो रुक जाएंगे, और ये जिसको रिवाइज करना वो भी रुक सकता है वैसे, ठीक है। जाना सबको एक दिन, ठीक है, हमने भी जाना है। चलिए, सो वी आर वाइंडिंग इट अप टुडे, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगली क्लास में नोट्स लेके आएंगे भाई सब। ओके अक्षता, बाय। ओके सर।